स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम साइंस के 6 इम्पोर्टेंट रूल्स जो है पढ़ेंगे। इसके अंदर दक्षिण हस्त, अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का नियम, ओम का नियम, स्नेल का नियम, जो कक्षा 10 की विज्ञान से संबंधित है और हर एक एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नियम जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंदर क्या होता है कि किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसमें अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ना है कि आपका अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है और अंगुलियां जो है चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा जो है बताती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आपको इस तरह से जो है हाथ को किसी धारावाही को पकड़ना है। तो इसमें जो अंगूठा होगा जो नीचे की तरफ आ रहा है वो विद्युत धारा की जो है दिशा को इंगित करेगा और ये जो अंगुलियां हैं वो अंगुलियां यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जो है दर्शाएगी। तो ये जो नियम है ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहलाता है। उसके बाद आगे का जो नियम है वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम भी जो है इसे कहते हैं। इसमें हमको अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखना है कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर इसमें जो है इस नियम को जाना जाता है। इसमें चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा जो है वो चालक पर आरोपित बल की दिशा के लंबवत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये बल की दिशा है। तो ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी और नीचे की तरफ जो है विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी, यानी बल की दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा के लंबवत होती हैं। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम से करते हैं जिसे हम फ्लेमिंग का वाम हस्त या बायां नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी अंगुली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है तो मध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करेगी और अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा या उस पर आरोपित बल की ओर जो है संकेत करेगा। तो यहाँ पर इस फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के रैखिक आरेख को देख सकते हैं। यहाँ पर एक मध्यमा अंगुली, ये तर्जनी अंगुली और ये अंगूठा, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर जो तर्जनी अंगुली है वो विद्युत धारा की दिशा को जो है प्रदर्शित कर रही हैं और ये जो मध्यमा अंगुली हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही हैं और ये अंगूठा जो है वो बल की दिशा या आरोपित बल की दिशा को जो है इंगित करता है। तो ये जो नियम है ये फ्लेमिंग का वाम हस्त या बायां नियम है। उसके बाद आगे जो है वह है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी तार के अंदर जो है दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है और विद्युत धारा को हम लिखते हैं I से, यानी कि हम कह सकते हैं जो विभवांतर V जो है वो समानुपाती होगा उसमें प्रवाहित धारा I के, यानी V प्रोपोर्शनल I। परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। इसके लिए T जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी तापमान समान रहेगा। इसका डेरिवेशन के रूप में हम देखते हैं कि V जो है वो समानुपाती है I के, और जैसे ही हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है और वो हो जाता है R। R जो है कांस्टेंट है और R को ही हम रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम का नियम हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। V यहाँ पर वोल्ट से हैं और I यहाँ पर विद्युत धारा यानी करंट है और R जो है यहाँ पर प्रतिरोध है। तो ये जो है ये ओम का नियम हो जाएगा। उसके बाद आगे का जो नियम है वो है स्नेल का नियम। स्नेल का अपवर्तन का नियम भी जो है इसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि निश्चित माध्यमों के अंदर
युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। यानी कि बात करें तो कोई अगर रे यहाँ पर आपतित हो रही हैं और अपवर्तन के पश्चात वो वापस दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, तो इसका जो अभिलंब के साथ आपतित कोण बन रहा है और अभिलंब के साथ वापस अपवर्तित कोण बन रहा है, तो उन दोनों का मान जो है बराबर होता है, यानी एक नियतांक होता है जिसे हम स्थिरांक भी बोलते हैं। यानी कि साइन आई बटावा साइन आर, तो साइन आई बटावा साइन आर यहाँ पर हो जाएगा स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट। तो साइन आई बटावा साइन आर, यहाँ पर साइन आई जो है वो आपतित कोण है और साइन आर जो है वो यहाँ पर अपवर्तित कोण है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो स्थिर यानी कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर जो कोण होंगे वो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से जो है छोटे होंगे। आपतन कोण हमेशा 0 और 90 के बीच में होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो साइन आई बटावा साइन आर बराबर स्थिरांक हो जाएगा। अगला जो नियम है वो है डोबेराइनर का त्रिक नियम। ये आवर्त सारणी से संबंधित है और 1817 में जो जर्मन वैज्ञानिक हैं डोबेराइनर ने, उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। उन्होंने तीन तीन तत्व वाले कुछ समूहों को चुना जिसे हम त्रिक कहते हैं। त्रिक यानी तीन तत्वों को लिया गया। इसमें इन तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। यानी कि यहाँ पर ए बी सी मान लो तीन तत्व हैं, तो यहाँ पर बी वाले जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो ए और सी वाले परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। औसत यानी ए और सी को जोड़कर अगर हम 2 का भाग देते हैं तो इसमें बीच वाले तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। इसे डूबे-राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है और तत्वों को हम आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये जो तीन तत्व हैं इनका परमाणु द्रव्यमान 6.9, 23 और 39 है। अगर हम 6.9 और 39 को अगर प्लस करके हम 2 का इसमें भाग देते हैं तो ये लगभग 23 के बराबर आ जाएगा। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान को औसत क्या है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कीजिए। तो इन दोनों का औसत निकाल के अगर औसत निकालते हैं तो हम वो सोडियम का द्रव्यमान आ जाता है। लिथियम और पोटेशियम से हम सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। तो यही जो नियम है वो डोबे-राइनर का त्रिक नियम है। इसमें उन्होंने तीन तीन तत्वों के जो समूह बनाए उसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे ये तीन तत्व हो गए, ये तीन तत्व हो गए और ये तीन तत्व हो गए। इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक है, इसमें कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम है और इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो ये तीन तीन तत्वों के इस प्रकार से उन्होंने जो है समूह बनाए हैं। उसके बाद अगला जो नियम है वो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के अंदर क्या होता है कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों को ऐसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया। मतलब पहला जो उनका तत्व था वो हाइड्रोजन था और उन्होंने 56वें तत्व यानी थोरियम, थोरियम जो था ये वो 56वां तत्व था जिस पर इन्होंने इस तत्वों के वर्गीकरण को समाप्त किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होगा। यानी कि 8वें जो तत्व होगा उसका गुणधर्म पहले के समान होगा। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम से की गई, इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा है, जिसे हम न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत बोलते हैं। इसके अंदर देखें तो हम न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान हैं। तो लिथियम जो है वो 8वां तत्व होगा, मतलब लिथियम सोडियम के बाद 8वां तत्व होगा, इसलिए उसके और इसके गुणधर्म समान होंगे। उसी प्रकार बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक समानता है, तो बेरिलियम जो है मैग्नीशियम के बाद 8वां तत्व होगा। तो यहाँ पर उस न्यूलैंड के अष्टक नियम की सारणी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो तत्व हैं वो प्रथम तत्व के
समान जो है उसका गुणधर्म 8वां वाला तत्व होगा, समान रूप से 8वां वाला जो है उसका गुणधर्म के रूप में होगा। तो यहाँ पर आप इस सारणी को देख सकते हैं। उसके बाद हम अगले नियम की बात करेंगे। हेंस क्रिश्चियन और स्टेड का जो नियम है, इन्होंने विद्युत चुंबकत्व को समझने के लिए यह नियम दिया था और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम इन्हीं के नियम के द्वारा जो है समझा गया था। तो इनके प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं और इन्हीं के अनुसंधान को जो है आगे प्रौद्योगिकी के अंदर रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि के अंदर इनका उपयोग किया गया था और इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है उसका मात्रक और स्टेट रखा गया है। तो यहाँ पर ये रेखिक आरेख देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम एक सीधा धारावाही चालक लेते हैं और यहाँ पर हमने कुंजी व्यवस्थित की और यहाँ पर बैटरी और यहाँ पर अमीटर। तो यहाँ पर जो ABCD जो है एक ये चुंबकीय क्षेत्र है और जब इसमें हम करंट प्रवाहित करवाते हैं तो ये जो धारावाही चालक हैं वो इसमें करंट प्रवाहित होने से यहाँ ABCD के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहाँ पर हम देखेंगे तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। तो इससे इन्होंने प्रूव किया कि जो विद्युत धारावाही चालक है उसमें अगर विद्युत प्रवाहित होती हैं तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर उनके नियम की जो है परिभाषा है कि इसका अर्थ यह कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी विद्युत और चुंबक आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये जो है 6 इम्पोर्टेंट रूल्स इस वीडियो में हमने देखे हैं जो कक्षा 10 की साइंस से रिलेटेड है और हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके अंदर से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।